नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको लेकर चलते हैं अनोखी और रहस्यमय कहानियों की दुनिया में। आज हम जिस वेब नॉवल या लाइट नॉवेल्स की कहानी लेकर आए हैं, उसका नाम है द फैंटम कर्स कॉइन। लेखक का नाम है किंग सनराकू। जब मैंने ये उपन्यास पढ़ा तो मुझे एहसास हुआ कि ये उपन्यास भारत पर आधारित है। हर किरदार और कहानी इसलिए और महत्वपूर्ण है कि मैं समझाने के लिए एआई छवि का उपयोग कर रही हूँ। ये कहानी आपको एक बिल्कुल अलग दुनिया में ले जाएगी, जहाँ हर मोड़ पर नया रोमांच है और हर किरदार अपने आप में एक रहस्य। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस अनोखी नॉवल की यात्रा और जानते हैं कि इसमें क्या खास है। अध्याय 1, शुरुआत। कक्षा में धीमी फुसफुसाहट और कागज पर कलम की खरोच की आवाज गूंज रही थी जब मिस काजल ब्लैकबोर्ड के पास टहलते हुए अंग्रेजी साहित्य की बारीकियां समझा रही थी। माधव बीच की पंक्ति में बैठा था, ध्यान से नोट्स लिख रहा था। उसकी भौवें एकाग्रता में सिकुड़ी हुई थे। नीरस व्याख्यान के बावजूद उसका ध्यान तीव्र बना रहा जब तक कि एक दबी हुई हंसी ने उसकी लय को तोड़ नहीं दिया। वो थोड़ा मुड़ी। उसकी आंखें राज और मोहित को देखकर सिकुड़ गईं, जो आखिरी पंक्ति में बैठे थे। उनके सिर एक साथ झुके हुए थे। राज ने मोहित से कुछ फुसफुसाया और दोनों दबी हुई हंसी का एक और दौर शुरू हो गया। मिस काजल, वाक्य के बीच में रुककर आवाज तीखी। राज, मोहित, वहां पीछे क्या मजाक है? क्लास में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें पीछे की पंक्ति की ओर चली गईं। राज और मोहित स्तब्ध रह गए। मिस काजल की सख्त निगाहों के सामने उनकी मुस्कान फीकी पड़ गई। इससे पहले कि वे कुछ कह पाते, मिस काजल की नजर माधव पर पड़ गई। मिस काजल कठोरता से, और माधव, तुम उन्हें क्यों प्रोत्साहित कर रहे हो? ऐसा मत सोचना कि मैंने तुम्हें पलटते नहीं देखा। माधव चौंक कर विरोध करते हुए, मैडम मैं नहीं था। मिस काजल उनकी बात काटते हुए, बस तुम तीनों क्लास के बाहर खड़े हो जाओ, देखते हैं कि ताज़ी हवा से तुम्हारा व्यवहार सुधरता है या नहीं। पीछे से कराहें गूंजने लगी जब राज और मोहित अनिच्छा से खड़े हुए और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। गोलीबारी में फंसे माधव ने आह भरी और अपनी कुर्सी पीछे धकेलकर उनके साथ हो लिया। दालान में बातचीत। तीनों कक्षा के बाहर ठंडी दीवार के सहारे झुक गए। राज ने माधव को कोहनी से धक्का दिया, फिर भी मुस्कुरा रहा था। राज चिढ़ाते हुए, थोड़ा शांत हो जाओ माधव, तुम हमेशा इतने गंभीर रहते हो। कोई आश्चर्य नहीं कि मिस काजल को तुमसे चिढ़ना पसंद है। माधव आंखें घुमाते हुए, शायद अगर तुम दोनों जोकरों की तरह व्यवहार न करते तो मैं यहाँ नहीं होता। मोहित हंसते हुए, आराम करो दोस्त, कम से कम हमें उसके उबाऊ व्याख्यान से छुट्टी मिलेगी। माधव ने अपना सिर हिलाया और अपनी घड़ी पर नजर डाली। दालान में अजीब सी शांति थी। दूर से आती आवाजों की हल्की सी गुनगुनाहट मुश्किल से सुनाई दे रही थी। वो उस बेचैनी को दूर नहीं कर पा रहा था जो सुबह से उसके पीछे लगी हुई थी, जैसे कोई छाया बस नजर से ओझल हो गई हो। राज माधव की व्याकुलता को देखते हुए, अरे तुम ठीक हो? तुम हाल ही में अजीब व्यवहार कर रहे हो। माधव संकोच से, हाँ बस थकान है शायद। राज के आगे बोलने से पहले ही घंटी बज गई, जो क्लास खत्म होने का संकेत था। जैसे ही छात्र गलियारे में घुसे, माधव की जेब में फोन बजा। उसने स्क्रीन पर नजर डाली। उसके बड़े भाई पूरव का मैसेज था। पूरव का मैसेज, माधव तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, इस सप्ताह घर आओ, ये महत्वपूर्ण है। माधव ने भौहें सुकोड़ी। उसके भीतर जिज्ञासा और आशंका का मिश्रण उमड़ रहा था। पूरव शायद ही हाथ बढ़ाता था, और जब वो करता भी था तो बिना किसी कारण के नहीं। माधव को क्या पता था कि घर पर उसका कुछ इंतजार कर रहा था। कैंटीन एरिया में छात्र टेबल पर इकट्ठे हुए। हवा में ताजे समोसे, डोसा और भाप से भरी चाय की खुशबू फैली हुई थी। माधव, राज और मोहित टहलते हुए अंदर आए। लंबी क्लास के बाद उनके पेट में गड़गड़ाहट हो रही थी। वे काउंटर के पास कतार में खड़े हो गए और चर्चा करने लगे कि क्या ऑर्डर करना है। मोहित मुस्कुराते हुए, मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ के समोसे से बढ़िया कुछ नहीं है, शहर का सबसे बढ़िया। राज मुस्कुराते हुए, जरूर, अगर आप उस लावा पर अपनी जीभ जलाना चाहते हैं जिसे वो चटनी कहते हैं। माधव ध्यान भटकते हुए अपने फोन पर नजर डालते हुए, मैं बस पोहा या कुछ हल्का ले लूंगा, आज मिस काजल की गर्मी से काफी परेशानी हो गई। जैसे ही उन्होंने अपनी ट्रे समेटी, राज ने माधव को धक्का दिया और पास की टेबल की ओर इशारा किया। प्रिया और रूपाली वहां बैठी थीं और डोसा और पोहा की अपनी प्लेट पर हंस रही थीं। राज फुसफुसाते हुए, चिढ़ाते हुए, देखो यहाँ कौन है। प्रिया आज मुस्कुरा रही है, शायद उसने आखिरकार तुम्हारा आकर्षण नोटिस कर लिया है माधव। माधव आंखें घुमाते हुए अपनी शर्मिंदगी छिपाने की कोशिश करते हुए, चुप रहो राज। तीनों पास की एक मेज पर बैठ गए।
अपनी बातचीत को धीमी रखते हुए। प्रिया ने कुछ देर के लिए नजर घुमाई, लेकिन जब उसने माधव की नजर पकड़ी तो उसकी हंसी रुक गई। उसने जल्दी से नजरें फेर ली और रूपाली से कुछ फुसफुसाया, जो धीरे से हंस पड़ी। इससे पहले कि लड़के अपना खाना खा पाते, अमन मजाकिया लहजे में बोला, अच्छा, देखो कौन है, सजा देने वाला दस्ता। कक्षा के बाहर ताजी हवा कैसी है? क्या मिस काजल ने तुम्हें कुछ शिष्टाचार सिखाया है, या तुम अब भी उनके पसंदीदा उपद्रवी हो? मोहित मुस्कुराते हुए, खेलते हुए, बहुत ही शह हो रही है अमन। तुम सिर्फ इसलिए परेशान हो क्योंकि तुम्हें कभी भी हमारे जैसे वीआईपी लोगों की तरह बाहर खड़े होने का मौका नहीं मिलता। अमन मुस्कुराते हुए, कृपया मोहित, कम से कम मुझे उन चुटकुलों के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा जो मैंने कहे ही नहीं, जैसे यहाँ बेचारा माधव। माधव शांत स्वर में, परंतु थोड़ी सी चिढ़ के साथ, शायद तुम्हें एक बार अपने काम से काम रखना चाहिए अमन। अमन हंसा और पास झुका। शांत रहो माधव, बस इतना ही कह रही हूँ। ऐसे दोस्तों के साथ तुम हमेशा मुसीबत में ही रहोगे। शायद इसीलिए प्रिया तुम्हारी तरफ देखती भी नहीं। राज का जबड़ा कस गया, लेकिन इससे पहले कि वो पलटकर कुछ कह पाता, मोहित ने उसके कंधे पर हाथ रखकर अपना सिर हिला दिया। अमन उसके ताने से संतुष्ट होकर अपने दोस्तों के समूह में जाकर मिल गया। राज बड़बड़ाते हुए, एक दिन उस आदमी को उसकी सजा मिल ही जाएगी। मोहित कंधे उचकाते हुए, छोड़ो इसे, ये इसके लायक नहीं है। जब वे चुपचाप खाना खा रहे थे तो माधव के दिमाग में पूरव का संदेश घूम गया। उसमें कुछ ऐसा था जो उसे बेचैन कर रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा था। इसी बीच अगली टेबल पर प्रिया और रूपाली बातें कर रही थी। प्रिया अपनी आवाज धीमी करते हुए, क्या तुमने देखा मिस काजल ने उन्हें कैसे सजा दी? माधव हमेशा की तरह बहुत गंभीर दिख रहा था। रूपाली हंसते हुए, राज और मोहित असली उपद्रवी हैं, लेकिन बेचारा माधव हर बार घसीटा जाता है। प्रिया झुकते हुए माधव की टेबल पर नजर डालते हुए, हाँ लेकिन वो अलग है, क्या तुम्हें नहीं लगता? शांत, लेकिन उसके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। रूपाली चिढ़ाते हुए, अब मुझे मत बताओ कि तुम माधव के बारे में उत्सुक हो। प्रिया ने हल्के से मुस्कुराकर कोई जवाब नहीं दिया। उसके विचार माधव के तीव्र लेकिन दूरस्थ व्यवहार पर टिके रहे। जैसे ही माधव, राज और मोहित ने अपना खाना खत्म किया और जाने के लिए खड़े हुए, कैंटीन की बातचीत में एक आवाज ने बाधा डाली। छोटे बालों और एटीट्यूड वाली एक लड़की कमरे में दाखिल हुई। उसका चेहरा तनाव से भरा हुआ था। ये निकी थी, एक फर्स्ट ईयर की छात्रा जो अपनी तीखे जुबान और सीधे स्वभाव के लिए जानी जाती थी। निकी ऊंचे स्वर में कमरे को संबोधित करते हुए, ठीक है सुनो, वाइस प्रिंसिपल सर बहुत गुस्से में हैं। किसी ने सोचा कि उनकी बाइक के साथ छेड़छाड़ करना और उस पर लाल, पीले और हरे रंग से स्प्रे पेंट करना मजेदार होगा। अगर किसी को पता है कि ये किसने किया है तो बेहतर होगा कि आप आगे आ जाएं, इससे पहले कि चीजें और खराब हो जाएं। कमरे में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। फिर छात्रों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। राज ने माधव की ओर रुख किया। उसके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान उभर आई। राज धीमी आवाज में माधव को धक्का देते हुए, क्या तुमने मोहित को देखा? माधव ने इधर उधर देखा और देखा कि मोहित कैंटीन से बाहर निकल रहा है। उसका सिर नीचे झुका हुआ है, मानो वो ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा हो। माधव भौं उठाकर प्रसन्न होकर, वो तो बहुत जल्दी चला गया है ना? राज मुस्कुराते हुए, क्लासिक मोहित, हमेशा शरारतें करता रहता है और खुद को निर्दोष साबित करता है। मुझे यकीन है कि यही वो है जिसने वाइस प्रिंसिपल की बाइक को सर्कस में बदल दिया था। दोनों जोर से हंस पड़े। अमन के साथ हुई मुलाकात से उत्पन्न तनाव क्षण भर के लिए भूल गया। निक्की, आखिरी चेतावनी, अगर मुझे पता चल गया कि ये किसने किया तो तुम मर जाओगे। वाइस प्रिंसिपल की कहा है कि वे इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति को निलंबित कर देंगे। ये सुनकर राज अपनी हंसी नहीं रोक सका। निलंबन है ना? मोहित को अपने माफीनामे की योजना बनानी शुरू कर देनी चाहिए। माधव मुस्कुराते हुए, सिर हिलाते हुए, आशा करते हैं कि उसके पास कोई अच्छा बहाना होगा। वो आदमी हमेशा मुसीबत ही ढूंढता है। सूरज पहाड़ों के नीचे डूब चुका था और कॉलेज हॉस्टल के मंद रोशनी वाले गलियारों से ठंडी हवा बह रही थी। माधव और राज एक लंबे दिन के बाद चुपचाप अपने साझा कमरे में चले गए। पट की आवाज हवा में भर गई, लेकिन माधव विचारों में खोया हुआ लग रहा था। राज आलस से अपने बिस्तर पर लेट गया। यार, आज तो बहुत मजा आया। मिस काजल की सजा, अमन की बकवास और अब वाइस प्रिंसिपल की हरी बाइक। आगे क्या? माधव ने कोई जवाब नहीं दिया।
उसकी नजर खिड़की के पास रखी छोटी सी मेज पर टिकी हुई थी। उसके फोन की स्क्रीन की हल्की चमक में पूरव का एक अपठित मैसेज दिखाई दे रहा था। माधव, तुम्हारे लिए कुछ है, इस सप्ताहांत घर आ जाना, ये महत्वपूर्ण है। राज चिंतित होकर बैठते हुए, अरे तुम्हें हो क्या गया है? तुम सारा दिन अजीब व्यवहार करते रहे हो, इतने शांत क्यों हो? माधव ने बिस्तर के किनारे बैठकर आग भरी। पूरव ने मुझे पहले ही एक मैसेज भेजा था, वो चाहता है कि मैं इस सप्ताहांत घर आऊं। उसने कहा कि उसके पास मेरे लिए कुछ महत्वपूर्ण है। राज भौं उठाकर, महत्वपूर्ण जैसे क्या? माधव कंधे उचकाते हुए, पता नहीं, लेकिन उसे जानने के बाद शायद ये अच्छा नहीं है। पूरव और मैं, हम बिल्कुल करीब नहीं है। तुम्हें पता है ना, वो हमेशा से पसंदीदा रहा है और अब अचानक से वो मुझे कुछ देना चाहता है। राज दीवार से टिककर कुछ क्षण सोचने लगा। हो सकता है कि वो चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहा हो, कौन जानता है। इसके बारे में चिंता मत करो यार, ये कुछ भी नहीं हो सकता है। माधव संकोच से, या हो सकता है, लेकिन ये ठीक नहीं लगता। कुछ देर के लिए उनके बीच खामोशी छा गई। फिर राज अचानक उठ बैठा और चारों ओर देखने लगा। अजीब बात है, मोहित कहाँ है? वो आमतौर पर अब तक चुटकुले सुनाते हुए या किसी बात की शिकायत करते हुए घुस आता है। माधव ने भौं से कोड़कर दरवाजे की ओर देखा। अच्छा सवाल है, निक्की की घोषणा के बाद वो कैंटीन से बहुत जल्दी बाहर निकल गया। क्या तुम्हें लगता है कि वो वाइस प्रिंसिपल से छिप रहा है? राज मुस्कुराते हुए, मुझे आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन वो आमतौर पर इस तरह का स्टंट करने के बाद दिखावा करने से खुद को रोक नहीं पाता है। माधव सिर हिलाते हुए, सच? चलो उसे कुछ समय देते हैं, वो हमेशा की तरह कोई हास्यास्पद कहानी लेकर आएगा। राज हंसा, लेकिन उसकी हंसी जल्दी ही गायब हो गई। फिर भी इतनी देर तक बाहर रहना उसके स्वभाव में नहीं है। तुम्हें नहीं लगता कि वो मुसीबत में है ना? माधव ने खिड़की से बाहर देखा। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आशा करते हैं ऐसा ना हो। अगर वो जल्दी नहीं आता है तो हम वार्डन से पूछेंगे। सुबह के सूरज की हल्की रोशनी पर्दों के बीच से आ रही थी, जबकि राज और माधव अपने बिस्तर पर धीरे धीरे करवटें बदल रहे थे। बाहर पक्षियों की चहचहाट की धीमी आवाजें दिन की तैयारी कर रहे छात्रों की दूर से आने वाली चहचहाट के साथ मिल रही थीं। अचानक उनके कमरे का दरवाजा खुला और मोहित चेहरे पर बड़ी मुस्कान लिए अंदर आया। मोहित खुश होकर, सुप्रभात नींद वाले लोगों, क्या हाल है मेरे प्यारे दोस्तों? राज बैठकर बाहें सिकोड़ते हुए, कल रात तुम कहाँ थे? तुम बिना कुछ कहे गायब हो गए। माधव अपनी बाहें क्रॉस करते हुए, हाँ, हम वार्डन से पूछने वाले थे। क्या बात है मोहित? मोहित अपने सिर के पीछे के हिस्से को शर्म से रगड़ते हुए, शांत रहो दोस्तों, मैं तुम्हें धोखा देने की कोशिश नहीं कर रहा था। मैं बस अपने चाचा के रेस्टोरेंट में गया था। निक्की की घोषणा के बाद मुझे अपना दिमाग साफ करने की जरूरत थी। तुम्हें पता है क्या होगा अगर वाइस प्रिंसिपल को बाइक के बारे में पता चल गया तो? पछताने से बेहतर है कि सावधानी बरती जाए। राज मुस्कुराते हुए, चिढ़ाते हुए, तो महान मोहित डर के मारे भाग गया। मोहित हंसते हुए, अब सब ठीक है। खैर तैयार हो जाओ, हमें कॉलेज जाना है और मैं नाश्ता नहीं छोड़ना चाहता। माधव ने आह भरी और अपनी किताबें समेटने लगा। ठीक है, लेकिन अगली बार कम से कम हमें ये तो बता देना कि तुम कहाँ गायब हो रहे हो। जब वो तैयार हो रहे थे तो मोहित राज की ओर मुड़ा और उंगलियां चटकाने लगा। वैसे राज, मुझे अपने नोट्स चाहिए, मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। राज स्तब्ध होकर अपना सिर पीछे खुजाने लगा। उस बारे में मैंने कल तुम्हारे नोट्स अनिका को दे दिए थे। तुम्हें पता है, वो लड़की जो पहली बेंच पर बैठती है, उसे अपने असाइनमेंट के लिए उनकी जरूरत थी। मोहित कराहते हुए, राज सचमुच? वो क्यों? वो हमेशा शिक्षक का ध्यान खींचती रहती है। अब मुझे उसका पता लगाना होगा। माधव मुस्कुराते हुए, चढ़ाते हुए, हो सकता है वो तुम्हारी हमसफर हो मोहित, तुम दोनों को नोट्स से उतना ही प्यार है। मोहित मजाकिया लहजे में, हाँ, बहुत मजेदार है, तुम दोनों सबसे बुरे हो। राज और माधव हंसने लगे जब मोहित ने अपना बैग उठाया और दरवाजे की ओर चला गया। ठीक है, मैं पहले लेक्चर के दौरान उसे ढूंढ लूंगा, चलो, नहीं तो हम नाश्ता नहीं कर पाएंगे। कक्षा में ज्यादातर छात्र या तो छोटे छोटे समूहों में बातें कर रहे थे या अपने फोन पर स्क्रॉल कर रहे थे। माधव, राज और मोहित बीच वाली बेंच पर एक साथ बैठे थे, आलस से झुके हुए। उनके पास करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। राज मुस्कुराकर, खाली पीरियड सबसे अच्छे होते हैं,
कोई लेक्चर नहीं, कोई असाइनमेंट नहीं, बस शांति। मोहित, अपनी बात खुद कहो, मैं कैंटीन में समोसे खाकर अपना पेट भरना पसंद करूंगा। माधव मुस्कुराने लगा। एक दिन तुम समोसे खाकर जियोगे मोहित। राज माधव को धक्का देते हुए, अरे तो तुम कल घर जा रहे हो ना, तुम कितने बजे निकलोगे? माधव सिर हिलाते हुए, हाँ कल सुबह, मैं सुबह 7 बजे पहली बस पकड़ लूंगा। राज मुस्कुराते हुए, ये बहुत अच्छी बात है, मुझे यकीन है कि आपका परिवार आपसे मिलने के लिए उत्सुक होगा। माधव एक पल के लिए झिझका, उसकी मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। शायद मुझे घर गए हुए बहुत समय हो गया है। मोहित भाव उठाते हुए उत्सुकता से, माधव तुम बहुत उत्साहित नहीं लग रहे हो, तुम्हारे दिमाग में कुछ है? माधव ने कंधे उचकाते हुए सहज दिखने की कोशिश करते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ, बस कुछ दिन अजीब रहे हैं, बस इतना ही। राज अपनी आवाज धीमे करते हुए आगे बढ़े, अरे यार, जब से तुम्हें पूरब का मैसेज मिला है तब से तुम अजीब व्यवहार कर रहे हो, क्या हो रहा है? माधव ने गहरी सांस ली और चारों ओर नजर घुमाकर ये सुनिश्चित किया कि कोई सुन तो नहीं रहा है। पूरब ने कहा है कि उसके पास मेरे लिए कुछ जरूरी चीज है, वो चाहता है कि मैं इस सप्ताह घर आकर उसे ले लूं, लेकिन मुझे नहीं पता, ये अजीब लगता है जैसे वो कुछ छिपा रहा हो। मोहित मजाक में, शायद वो तुम्हें कोई पुरानी इतिहास की किताब दे रहा है। माधव हंसते हुए, हाँ ठीक है पूरब, मुझे पता है कि ये शायद कोई पुरानी किताब या कबाड़ है। राज गंभीर होकर माधव का कंधा थपथपाते हुए, जो भी हो इस बारे में ज्यादा मत सोचो, बस जाओ देखो कि वो क्या चाहता है और वापस आओ, हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है? माधव ने धीरे से, धन्यवाद राज। इससे पहले कि बातचीत और अधिक गंभीर हो जाए, मोहित ने दोनों हाथ मिलाकर ताली बजाई, जिससे तनाव खत्म हो गया। ठीक है, अब ये गंभीर बातें बहुत हो गई हैं, चलो आज रात के लिए कुछ मजेदार प्लान करते हैं। क्यों ना चुपके से बाजार चले, मैंने सुना है कि वहाँ एक फूड फेस्टिवल चल रहा है। राज मुस्कुराते हुए, केवल तुम ही हर बातचीत में भोजन को शामिल कर सकते हो मोहित। माधव हंसते हुए, देखते हैं दिन कैसा जाता है, बाद में तय करेंगे। पीरियड आगे बढ़ गया। माधव, राज और मोहित अभी भी मजाक कर रहे थे, तभी एक लड़का जिसके बाल अच्छे से कंघी किए हुए थे और चश्मा लगा हुआ था, उनकी बेंच पर आया। ये रोहन था, जो एक सहपाठी था और अपना ज्यादातर समय लाइब्रेरी में बिताने के लिए जाना जाता था। हाय राज, आप कैसे हैं? राज मुस्कुराते हुए पीछे झुकते हुए बोले, अरे रोहन, मैं ठीक हूँ। क्या हुआ, तुम वास्तव में खाली समय में कक्षा में हो? क्या ये तुम्हारे लिए लाइब्रेरी जाने का सही समय नहीं है? रोहन हंसते हुए, हाँ आमतौर पर, लेकिन आज मुझे कुछ दिलचस्प मिला और मैंने सोचा कि मैं एक ब्रेक ले लूँ। राज जिज्ञासु, दिलचस्प है ना? आप लाइब्रेरी से बाहर क्यों आए? रोहन ने एक पतली चमड़े की जिल्द वाली किताब उठाई, जिसके कवर पर सुनहरे अक्षर फीके पड़ गए थे। इसका नाम है टू चॉइस, पुरानी अलमारियों से मुझे सामान छांटते समय मिला। राज ने बेहतर दृश्य देखने के लिए आगे झुकते हुए कहा, 2 चॉइस, बहुत गंभीर बात है, इसमें क्या है? रोहन राज के बगल में बेंच पर बैठते हुए, यह अजीब है, किताब में लेखक का नाम नहीं लिखा है और ये पुरानी लगती है। मैंने इसे सरसरी तौर पर पढ़ा और ये उन लोगों की कहानियों से भरी है जिन्हें जीवन बदलने वाले फैसले करने पड़े थे, लेकिन ट्विस्ट, हर फैसले की एक कीमत थी। मोहित आश्चर्य से पास झुकते हुए, कीमत, वो कैसी? रोहन ने अपनी आवाज धीमी करते हुए जैसे कोई रहस्य बता रहा हो कहा, एक कहानी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो किसी को वापस जीवन दे सकता था, लेकिन इस प्रक्रिया में उसे खुद का एक हिस्सा खोना पड़ा। दूसरी कहानी एक राजा के बारे में थी जिसने अनंत धन का चयन किया, लेकिन अंत में उसने अपने सभी प्रियजनों को खो दिया। समूह में शांति छा गई। पहले का हल्का फुल्का माहौल जिज्ञासा और बेचैनी में बदल गया। माधव चुप्पी तोड़ते हुए, इस पुस्तक का उद्देश्य क्या है? रोहन कंधे उचकाते हुए, अभी तक पक्का नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसमें कुछ और भी है, जैसे किताब अपने आप में एक विकल्प है। राज माहौल को हल्का करने की कोशिश करते हुए, ठीक है, इस पुस्तक का जब तक ये आपसे बात करना या कुछ और करना शुरू नहीं करता, मुझे लगता है आप ठीक रहेंगे। सभी लोग हंस पड़े, लेकिन माधव को किताब के शीर्षक से होने वाली अजीब सी अनुभूति से छुटकारा नहीं मिल सका। 2 विकल्प, ये उस दुविधा से काफी मिलता जुलता लग रहा था जो उसे अपने ऊपर मंडराते हुए महसूस हो रही थी। जब रोहन ने राज को वो रहस्यमय किताब दिखाई तो प्रिया और रूपाली पास में बैठकर चुपचाप उनकी बातचीत सुन रही थी। प्रिया रूपाली से फुसफुसाते हुए,
मुझे डरावनी या रहस्यमय कहानियाँ पसंद नहीं है, वे मुझे हमेशा बुरे सपने दिखाती हैं। रूपाली मजाक करते हुए, तब तो तुम्हें ये किताब बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। लेकिन सच कहूँ तो मुझे डरावनी चीजें बहुत पसंद है। शायद मुझे ये किताब रोहन से उधार लेनी चाहिए। तभी अनिका अपनी नोटबुक को सीने से कस के पकड़े हुए उनकी बेंच पर चली आई। उसने उनकी बातचीत सुन ली थी और एक धूर्त मुस्कान के साथ उसमें शामिल हो गई। अनिका, डरावनी कहानियाँ? मैं प्रशंसक हूँ। फिल्में, किताबें, कोई भी डरावनी चीज मुझे सब पसंद है। रूपाली भौं चढ़ाकर, तुम्हारा पेट बहुत मजबूत है अनिका। मैं शायद किसी डरावनी फिल्म के बीच में ही चिल्ला उठूंगी। प्रिया धीरे से हंसते हुए, मेरे साथ भी ऐसा ही है। मुझे रोमांस या रोमांच पसंद है, हॉरर मेरी पसंद नहीं है। रूपाली अचानक उत्सुक होकर, वैसे अनिका, क्या तुम्हें पता है कि वाइस प्रिंसिपल की बाइक पर ये शरारत किसने की थी? हर कोई बस इसी के बारे में बात कर रहा है। प्रिया सिर हिलाते हुए, हाँ, हम पहले इसी बारे में सोच रहे थे। अनिका अपनी आवाज धीमी करते हुए, मुझे ठीक से पता है ये किसने किया है। कल इस घटना से ठीक पहले मैंने मोहित को वाइस प्रिंसिपल की बाइक के पास घूमते हुए देखा था। रूपाली आंखें चौड़ी करते हुए, सचमुच मोहित? प्रिया भौं सिकोड़ते हुए, क्या तुम्हें यकीन है अनिका, मोहित ऐसा कुछ नहीं करेगा, है ना? अनिका कंधे उचकाते हुए मुस्कुराते हुए, मैंने जो देखा मैंने देखा, मुझे वो बहुत संदिग्ध लगा। रूपाली हंसते हुए, अगर वो मोहित था तो उसमें हिम्मत है। चलो बस उम्मीद करते हैं कि वाइस प्रिंसिपल को पता न चल जाए। प्रिया, रूपाली और अनिका अपनी बातचीत जारी रख रही थी। अमन चुपचाप कक्षा के दरवाजे के पास दीवार के सहारे झुका हुआ था, बस नजरों से दूर। पहले तो उसे उनकी बातचीत में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वाइस प्रिंसिपल की बाइक वाली शरारत ने उसका ध्यान खींचा। अमन मन ही मन सोचते हुए, तो मोहित ही है शरारती, है ना? दिलचस्प है। वो बिल्कुल शांत खड़ा रहा और अपनी बातचीत में कोई चूक नहीं करना चाहता था। घंटी बजी जो मुक्त अवधि के अंत का संकेत था। खिड़की से झींगुरों की हल्की सी आवाज आ रही थी। माधव अपने बिस्तर पर बैठा था, कपड़ों को बड़ी करीने से तह करके अपने बैग में रख रहा था। अगली सुबह घर जाने की तैयारी कर रहा था। राज सामने वाले बिस्तर पर लेटा था, पत्रिकाएं पलट रहा था, जबकि मोहित बेचैनी से कमरे में चहल पहल कर रहा था। मोहित कराहते हुए, यार मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, तुम दोनों वहाँ इतने शांत होकर कैसे बैठ सकते हो? राज मुस्कुराते हुए, मोहित तुम फिर से अनिका को परेशान क्यों नहीं करते? मोहित हंसते हुए, ये तो अजीब बात है तुमने। आज सुबह जब मैं अपने नोट्स लेने गया था तो मैंने उसे देखा था। माधव अपने बैग से ऊपर देखते हुए, क्या उसने बिना किसी नाटक के तुम्हें ये दे दिए? मोहित शरारत से मुस्कुराते हुए, वैसे नहीं, पहले तो उसने मना कर दिया, बहुत ही घमंडी और दबंग बनने की कोशिश की, लेकिन मैं अपने नोट्स के बिना जाने वाला नहीं था, इसलिए मैंने उसे थोड़ा मजबूर किया। आप जानते हो, बस उसके हाथों से नोटबुक छीन ली। राज भौं उठाते हुए, सचमुच मोहित, तुम विनम्रता से पूछ सकते था। मोहित कंधे उचकाते हुए, इसमें मजा कहाँ है? वैसे भी मेरे पास मेरे नोट्स हैं, तो किसे परवाह है? माधव ने अपना बैग बंद किया और बिस्तर पर वापस बैठ गया और हल्की भौहें सिकोड़कर मोहित को देखने लगा। तुम्हें पता है मोहित, तुम थोड़ा कम आक्रामक होने की कोशिश कर सकते हो सकता है लोग तुम्हें ज्यादा पसंद करें। मोहित हंसते हुए, अरे चलो माधव, मुझे बूढ़े की तरह उपदेश मत दो, मैं तो बस मजे कर रहा हूँ। राज चिढ़ाते हुए, एक दिन तुम्हारा ये मजा तुम्हें गंभीर संकट में डाल देगा। मोहित मजाक करते हुए, अरे हाँ, मानो तुम पूर्णता की प्रतिमूर्ति हो। कमरे में एक क्षण के लिए सुखद सन्नाटा छा गया। केवल माधव के बैग की सरसराहट की आवाज सुनाई दे रही थी। सूरज उगना शुरू ही हुआ था। कॉलेज हॉस्टल पर एक हल्की सुनहरी चमक फैल रही थी। माधव ने अपना बैग जिप किया, कंधे पर लटकाया और अपने कमरे की ओर एक आखिरी नजर डाली। राज पहले से ही तैयार होकर दरवाजे की चौखट पर झुका हुआ था, बस स्टैंड तक उसके साथ जाने के लिए इंतजार कर रहा था। राज माधव की पीठ थपथपाते हुए, इस बारे में ज्यादा मत सोचो दोस्त, बस छुट्टी का मजा लो और कुछ मिठाई लाना मत भूलना।
कॉलेज का सामान्य चहचहाहट और शोर गायब था। उसकी जगह कभी कभार पक्षियों का चहचहाना और दूर से वाहनों की गूंज सुनाई दे रही थी। बस स्टैंड पर पहले से ही लोगों का एक छोटा समूह इकट्ठा हुआ था। कुछ लोग अपना सामान लाद रहे थे, जबकि कुछ लोग पास की दुकानों से गर्म चाय की चुस्कियां ले रहे थे। राज माधव को धक्का देते हुए, लगता है तुम्हारा रथ लगभग तैयार है। माधव सिर हिलाते हुए, हाँ, बस नंबर 8 लगभग 10 मिनट में चलेगी। वे कुछ देर तक चुपचाप खड़े रहे और बस के अटेंडेंट को बैग छत पर चढ़ाते हुए देखते रहे। राज ने चुप्पी तोड़ी, माहौल को हल्का करने की कोशिश करते हुए, किसी भी तरह से स्ट्रेस मत लो, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे फोन करना। माधव हल्का मुस्कुराते हुए, धन्यवाद राज, मैं तुम्हें बता दूंगा। कंडक्टर चिल्लाया। माधव और राज ने एक दूसरे को गाले लगा लिया। राज मुस्कुराते हुए, अपना ख्याल रखना भाई, और मिठाई लाना मत भूलना। माधव हंस के हुए, समझ गया, फिर मिलेंगे। जैसे ही माधव बस में चढ़ा और उसे खिड़की के पास सीट मिली, उसने बाहर देखा तो राज हाथ हिला रहा था। मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि मैं इस वीडियो में चैप्टर 2 जोड़ना चाहती थी, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो गया। कोई नहीं, अगली बार आपको समझाया जाएगा। और यहाँ मैंने नॉवेल के कुछ ओरिजिनल इमेज का यूज़ किया है, जिन्हें आप वॉटपैड ऐप में पा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो पर हम जानेंगे जब माधव घर पहुंचा तो क्या हुआ। देखने के लिए थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी की एक्सप्लेनिंग वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और भी दिलचस्प वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं।